प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाही। एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से हलाकतों की तादाद 660 से तजावुज कर गई। सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में, बुनेर, सवाबी, स्वात में हुआ, जबकि दीगर इलाके भी जद में। क्लाउड बर्स्ट जैसी कुदरती आफात का पेशगी अंदाजा लगाया जा सकता है, और अगर ये हो भी सकता है तो क्या नुकसानात को कम करना मुमकिन है? आज के प्रोग्राम में इस अहम सवाल पर बात करेंगे। उधर आलमी महाज पर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात 4 घंटे तक जारी रही, लेकिन यूक्रेन जंग बंदी पर कोई बाज़ाब्ता ऐलान ना हो सका। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी करार दिया, कई नुकात पर इत्तफाक हुआ, मगर ट्रंप का ज़ेलेंस्की के लिए सख्त पैगाम। इस सूरत हाल पर पेश करेंगे तफसीली तज्जिया। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, डेट स्वैप हब के जरिए कर्ज जो है उसको माहौलियाती सरमायाकारी 2026 में इसको तब्दील किया जा सकेगा, यानी बदलने का मौका मिलेगा। और क्या यह मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? इसको भी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई भी है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ, ये मानसून तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रहा, और अगर अभी अगस्त के मंथ की बात करें तो कुछ स्पेल शदीद अभी चल रहा है, कुछ हो चुका है, और फिर मजीद की भी प्रेडिक्शन है। ये सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है क्लाइमेट चेंज की, फॉर पाकिस्तान स्पेशली। जी, गंभीर इस तरह मजीद हो रही है कि हर साल एक न्यू नॉर्मल हो रहा है, कि हम सोचते हैं कि शायद इस दफ़ा पिछली दफ़ा, और वो 10-10 साल, 20-20 साल, 25-50 साल, 100 साल पुराने भी रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं बारिशों के, एक जगह पे बारिश होने के, क्लाउड बर्स्ट के। और उसमें जो हर दफ़ा हम एक सवाल करते हैं कि जनाब क्या इंतज़ाम किया जा सकता है, कितना क्रेडिबल हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, लोगों को ख़बरदार करने का सिस्टम जो है। मगर हकीकत ये है कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो एक दुनिया भर में एक हकीकत है। हमारा ख़ित्ता क्योंकि दुनिया के वल्नरेबल तरीन मुल्कों में से, और पाकिस्तान ख़ास तौर पे दुनिया के जो चंद मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ के अंदर शामिल है। सो हमें इसके लिए बहुत खौफनाक किस्म की हर लेवल पे एक होलिस्टिक किस्म का प्लान बनाना चाहते हैं, चाहिए, ज़रूरत है। मगर हकीकत ये है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट है वो एक ऐसी हकीकत है कि जिसके मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप बेस्ट ऑफ द मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ इसको प्रेडिक्ट नहीं शायद कर सकते, या बहुत महदूद हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एकदम से चंद मिनटों में और आधे घंटे के अंदर जो है 100 मिलीमीटर बारिश एकदम से बादल फटता है, और 100 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर बारिश जब हो जाती है तो उससे पहाड़ों के पहाड़ और गाँव के गाँव तहस नहस हो जाते हैं। सिर्फ स्केल ही देख लें कि ये 2-3 महीनों के अंदर जो तादाद है, एनडीएमए के जो फिगर्स हैं, 660 हलाकतों की जो है तजावज़ कर गई है, और 394 मर्द हैं, 95 ख़वातीन हैं, 171 बच्चे हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा में, और इस हफ्ते ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा के अंदर जो है ये अभी सिलसिला जारी है। और जिस तरह अभी ये बताया कि ये रुक नहीं रहा, 19 तारीख और गालिबन 21 तारीख तक तो इंटेंस ज़्यादा बारिशों का इम्कान है, और हो सकता है ये अगस्त और सितंबर तक भी ये स्पेल एक्सटेंड कर जाए। और मगर अभी जो 2-3 रोज़ पहले बुनेर के अंदर हुआ है, वो बशनोई गांव, वो पूरा का पूरा एक सरसब्ज गांव था, और जो ही एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है पूरा का पूरा गांव, तमाम घर उसके वो बिल्कुल मलबे के नीचे तहस नहस हो गए हैं। और जो बताया जाता है 392 के करीब फिगर जो हैं वो हलाक हो गए हुए हैं, और 100-200 लापता हैं, जो कि अभी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आए। 100-200 का फिगर जो है कम ज़्यादा हो सकता है, मगर एक गांव के अंदर, छोटे से इलाके के अंदर जो है ये 392 जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का है। फिर बुनेर के अलावा बाजौड़ में, स्वाबी में बहुत बड़ा एकदम क्लाउड बर्स्ट हुआ, और लैंडस्लाइडिंग उसके साथ हुई, 15 अफराद जाँ बहक बताए जाते हैं। और वहाँ दलवाड़ी गांव था जो बिल्कुल मलबे के नीचे तहस नहस हो गया हुआ है,
और फ्लैश फ्लड्स और बारिशों का ये सिलसिला अभी जारी है। सो सवाल आ जाते हैं उसके अंदर कि ये अब ये रोज़ की एक हकीकत है। एवरी डे, एवरी मंथ इज़ अ न्यू नॉर्मल, एवरी ईयर इज़ अ न्यू नॉर्मल। सो उसके लिए ऑफ कोर्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी आपने इब्तदाइया में भी दिखाया कि मॉनिटरिंग सिस्टम है, मगर इवन दुनिया के बेहतरीन ममालिक, मगरबी ममालिक जो कि इसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो भी जब ये इस तरह का एकदम ये जो इसकी नया जो वर्जन आ रहा है, इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी विद द बेस्ट ऑफ द मॉनिटरिंग सिस्टम वो नहीं कर पा रहे हैं, मगर और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका भी हैंडल नहीं कर पा रहा। हमने भी यूरोप में भी देखा, अमेरिका में भी देखा, टेक्सास में भी देखा। तो हमारा तो यहाँ पे मसाइल हैं। हमारे यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक हकीकत है, बहुत ही कमज़ोर है। फिर यहाँ पे हमारा सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत कमज़ोर है। रिवर बेल्ट के ऊपर गाँव वो है बहुत कमज़ोर है। हालांकि हमारे यहाँ तमाम महकमे एग्जिस्ट करते हैं, मगर यहाँ पे उनमें एक तो रब्त नहीं रहता वफाक का, सूबों का आगे जो लोकल गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट का कम्युनिटीज़ के साथ, और लोगों की भी ट्रेनिंग नहीं है। सो हमें एक बहुत ही होलिस्टिक मॉडल बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर तमाम पहलुओं पे गिवन सिचुएशन में जैसे भी हमारे वसाइल हैं, जैसे भी हमारे हालात हैं, हर किस्म के लिए लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है कि जब इस तरह का कोई क्लाउड बर्स्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप जो सीन्स देख रहे हैं इसके अंदर काफ़ी जगहों पे है कि लोग अपनी वीडियो बनाने के लिए वो एकदम से गिर पड़ते हैं, और ये वाला एक जो चोरापन है वो जानों को खतरा होता है। मेरा ख्याल वो पहले इत्तला ले लें। जी आमिर साहब, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की तो बड़ी शदीद ज़रूरत है और यही हम डिस्कस भी करना चाह रहे हैं। हम तो ये इसकी तफसीलात जो हैं वो मज़ीद यही देख रहा था कि ये एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि दुनिया भर में, यहाँ भी हमारे यहाँ बहस हो रही है कि ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये इसको कैसे होता है और इसको किस हद तक मॉनिटर किया जा सकता है और इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। तो उसके अंदर यही बताया जाता है कि ये इसके लिए बेहतरीन जो वो आप अपनी तैयारी ज़्यादा कर सकते हैं कि इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी को के फॉर एग्ज़ाम्पल बुनेर में बताया जाता है कि लोग तैयार ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे वाक़यात, क्लाउड बर्स्ट होने के वाक़यात इतने कम रहे कि लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। और जिस तरह हमने हाल ही में इंडिया में देखा कि उत्तराखंड का एक गांव जो था वो पूरा का पूरा मलबे के नीचे हो गया, तो ये इसी तरह ही ये बुनेर के अंदर भी जो बशनोई गांव है, ये पूरा का पूरा गांव जो था वो बिल्कुल एक नॉर्मल सुबह थी, और उसके बाद जब वो ये सिलसिला लैंडस्लाइडिंग का तो हुआ, वो पूरे का पूरा गांव जो है वो अब तबाह हो चुका है। जी बंगर साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब जी, बंगी साहब, अगर हमें ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की ओवरऑल सूरत हाल कि क्या लेटेस्ट फिगर्स हैं, क्या हालात हैं, और हुकूमत और अवाम उससे कैसे नबर आजमा हो रही है, ज़रा प्लीज़ हम ज़रा आगाही करें। अच्छा, शुक्रिया आमिर मतीन साहब। असल में मसला ये है कि इधर जो तबाही है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये एक ख़ास ज़िले में बहुत ज़्यादा है जिसको बुनेर कहते हैं, और वहाँ के जो दूर दराज इलाके हैं उसमें ये मसला है। उसमें अब भी ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे अब भी रसाई मुमकिन नहीं है। तो जब तक रसाई मुमकिन ना हो तो तब तक वहाँ पे जो इमदादी काम है, वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन के काम है, बहाली के काम है, वो नहीं हो सकते। और दूसरी बात, जो एक बड़ा मसला वहाँ पे दरपेश है बुनेर के खास इलाकों में, खुसूसन गदीजई और इसके ऊपर के जितने भी इलाके हैं, वहाँ ये है कि वहाँ पे जो जितनी भी अमवात है सबसे ज्यादा उस इलाके में है। कोई वहाँ पे सरकारी आदाद शुमार जो है, जो PDM के आदाद शुमार है, वो तो कहते हैं कि बुनेर में कोई 222 की करीब अमवात हुई है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, सिर्फ जो THQ गदीजई जो है वहाँ पे 300 के करीब जो लाशें हैं वो वहाँ पे पहुंच चुकी थी। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि वो लोग जो है ऐसे ऐसे खानदान है कि जिसमें 18 और 20 लोग जो है वो खो चुके हैं, और उनकी 5-6 बंदे जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं। अब वो मसला ये है कि वो लोग उस इलाके को इसलिए भी नहीं छोड़ सकते कि अगर वो इस इलाके को छोड़ेंगे तो वो जो मलबे तले उनके दबे हुए जो अजीज व अकारिब हैं, तो वो जाहिर है वो कैसे उसको छोड़ेंगे।
बंगी साहब समझ आ रही है कि ये जो अभी तक के फिगर्स आ रहे हैं सारे खैबर पख्तूनख्वा के 500-600 की जो हलाकतों का और 200-300 का लापता का, अभी ये बड़े ही रफ एस्टिमेट्स हैं क्योंकि अभी रसाई भी मुमकिन नहीं है और इस चीज़ का हिसाब लगाने में भी दिन और हफ्ते लग जाएंगे और ये शायद फिगर 1000 क्रॉस कर जाए या हज़ारों में भी जा सकते हैं। ये मैं असेसमेंट सही कर रहा हूँ? आमिर मतीन साहब, आपकी असेसमेंट सही इसलिए भी है कि हुकूमत ने पहले दिन कहा था कि आज शाम तक हम सारा सर्वे मुकम्मल कर लेंगे। वो बाकी नुकसान, वो जो लॉसेज है, मटीरियल लॉसेज जिसको कहते हैं, वो तो अगर बाद में भी हो तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो तो सिर्फ कंपेंसेशन के लिए होते हैं। लेकिन ये जो अमवात हैं, इसकी शरह जो है वो काफी ज्यादा है। जिस तरह से मैं आप बता रहे हैं, वाकई जब एक जगह तक एक्सेस ही नहीं है तो जाहिर है फिर उसका कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इलाके में कितनी अमवात हुई है। तो जिन इलाकों तक इनकी एक्सेस नहीं है और मलबे तले बहुत सारे लोग लापता है, वो जब उस खानदान के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हमारे 20 अफराद जो है खानदान के, वो उनकी अमवात हुई है और तकरीबन 10 लोग जो हैं वो लापता हैं। तो तब उनको पता चलता है। अब मसला ये है कि जो डगर का जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहां पे जो लाशें आई हैं उनकी तादाद तो सही है, उनके पास बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है। लेकिन जिन इलाकों तक इनकी एक्सेस नहीं है, और आमिर साहब इसमें मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जब वो अमात हो जाती हैं तो वो मलबे से निकाल के डायरेक्ट उसकी तदफीन की जाती है, क्योंकि ये तो काफी दिन हो गए, वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको अस्पताल पहुंचाया जाए और उनको साथ आदमशुमार में शामिल किया जाए। तो जाहिर है उनकी अवलीन तरजीह ये होती है कि उनकी तदफीन की जाए। तो ये तमाम लोग जो मलबे से अपनी मददात के तहत निकाले जाते हैं, ये इस आदाद-ओ-शुमार में कतई शामिल नहीं है। तो हमें आप बुनियादी ये कह रहे हैं कि हमें इंतजार करना पड़ेगा, अभी काफी अरसा दिन और हफ्ते लग जाएंगे कि लोग, क्योंकि वो जाहिर है उनका तरजीह होती है उनको दफनाना ना कि गिनवाना। बहुत बहुत शुक्रिया बंगे साहब, हम आपको गाहे बगाहे इसके लिए दोबारा बुलाते रहेंगे। मगर ये रबिया जो मुझे समझ आ रही है इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। आमिर साहब, और हम अगर डिस्कशन में यहाँ पे ऐड करें, हमारे साथ जो बाकी गेस्ट हैं वो भी मौजूद हैं, और यकीनन ये जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसका फैलाव है, ये एक्सपैंड हो चुकी है सिचुएशन, और जितनी इसकी असेसमेंट की जा रही है, ये जितने फिगर्स अभी आ रहे हैं, दिस आर टू अर्ली टू असेस कि कितना डैमेज है। ख़ास तौर पे जो जानों का ज़िया है, ये इस तरह का लॉस है आमिर साहब के, ये एक जिस तरह से आफत ज़दा करार दे दिया जाता है इलाकों को, ये तो वो हालात वाक़ई हो चुके हैं पूरे। मेहमान जब भी हमारे बाकी गेस्ट आए आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा। मैं ज़रा लोगों को, क्योंकि जो तो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं या जो लोग इस इलाके से वाकफियत रखते हैं उनको तो अंदाज़ा होगा, मगर स्वात इस वक्त फॉर एग्जाम्पल जो है बताया जा रहा है मंगोरा में और स्वात वादी स्वात के अंदर भी काफ़ी जगह से इतलात अभी चल रही हैं और ये ऑन गोइंग है और आने दिनों में। मगर आप देखिए इसका फैलाव जो है, स्वात है, बुनेर है, बाजौड़ है, फिर स्वाबी, मानसेरा, शांगला के आप वादी स्वात भी इसके अंदर आ गई, उसके बाद फिर पेशावर वैली भी आ गई, और फिर ये आप जब शांगला और लोअर दीर और बडग्राम कर रहे हैं तो वादी दीर, और फिर ये बडग्राम KKH, मतलब आप KKH से लेके आप देख लें अफ़गानिस्तान के बॉर्डर जो है सारा के साथ जीर चित्राल से लेके नीचे पेशावर वैली तक स्वाबी और बुनेर, ये इंडस क्रॉस करें तो स्वाबी शुरू हो जाता है। तो ये तकरीबन आप कह लेंगे आधे से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा का इसका फैलाव है, और मुख्तलिफ जगहों पे वो ये क्राउड बस आ रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, और ये अभी ऑन गोइंग है कि लोगों को अभी मज़ीद मुहतात रहने की ज़रूरत है। कि ये बताया जा रहा है कि बारिशों का ये जो सिलसिला है 17-19 अगस्त तक तो वो बहुत ज़्यादा बारिशों के शदीद बारिशों का इम्कान है, और ये जो PDMA की फोरकास्ट है उसके मुताबिक ये 21 अगस्त तक भी जा रहा है, और ये अगस्त के बाद सितंबर तक भी ये इस बात का इम्कान हो सकता है कि बारिश के स्पेल आते रहें।
तो बस उसमें एक तो ऑफ कोर्स जो है दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इसका जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फैलाव बहुत ज़्यादा है, अमवात बहुत ज़्यादा है और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान है। और एहतियाती तदबीर ऑफ कोर्स जो है गवर्नमेंट उसमें कर भी रही होगी जो उनके वसाइल हैं, और कर भी रही है और करना भी चाहिए, मगर अल्टीमेटली ये ऐसे मौक़ों पे जब उफ्ताद आती हैं, इससे पहले जिस तरह आपने भी पॉइंट आउट किया और मंगेश साहब भी बता रहे थे कि ये पहाड़ी इलाके हैं और दूर अफ्तादा गांव हैं जहां फ्लड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और कई कई दिन और हफ्ते लगते हैं, ये पता ही नहीं चलता रसद का उनको खाना और दवाइयाँ पहुँचाना। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल आज कई इतलाएँ, क्योंकि हम पिछले फ्लड्स के अंदर अपने तई जो है कुछ ग्रुप्स के अंदर जो है प्राइवेटली करते रहे, तो वो ही पुराने राब्ते लोगों ने बड़े दोबारा राब्ते किए कि उन दवाइयों की बहुत सख्त किल्लत हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह 2-4 साल पहले सिंध और बलूचिस्तान के अंदर फ्लड्स आए थे, तो उसकी वजह से लोगों में एक बहुत अवेयरनेस आई और अवामी लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों ने जो जिससे हो सकता था, क्योंकि ये गवर्नमेंटें या जो बैनुल-अक़वामी जो एड आती है वो आती रहती है, मगर पाकिस्तानी अवाम को खुद जब तक ये नहीं, और ये इसका स्केल जो नज़र आ रहा है ऑलरेडी, मेरे ख्याल गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी लार्ज स्केल पे सूबों के लेवल पे और नेशनल लेवल पे डिक्लेयर कर देनी चाहिए। और बजाय इसके कई दफ़ा एक रवैया होता है कि हुकूमतें कई दफ़ा इसको कि उन पे इल्ज़ाम न लगे, तो इसको दबाने की या छुपाने की या इसकी जो स्केल है उसको कम बताने की कोशिश करती है। मैं समझता हूँ ये अक्लमंदी की बात नहीं है जो अभी तक फिगर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अलार्मिंग। आमिर साहब हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट है राहील खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा डॉक्टर अहमद गुल, डायरेक्टर सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट UMT लाहौर, PhD डॉक्टर हैं, उनको हम वेलकम करेंगे और डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। जी, राहील खान जो हैं ये मेरे कुलीग भी रहे हुए हैं जर्नलिज्म में, फिर इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की का इस तरह की काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं उसके अंदर तजर्बा भी है। फिर जो मैं जिक्र कर रहा था कि लास्ट फ्लड्स के अंदर हमने अपने तय की, तो ये ख़ास तौर पे स्वात में और इन इलाका जात में बहुत ज़्यादा इन्होंने ये इस फ्लड रिलीफ के अंदर काम किया हुआ है। तो अहमद अली साहब हमें बताएं ज़रा कि सिचुएशन तो जो है, मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को, सूबे को भी और वफाक को भी जो स्केल नज़र आ रहा है, एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके लोगों को अपील करनी चाहिए कि उस फ्लड वाला स्केल नज़र आना शुरू हो गया है कि लोग इसमें आएँ। क्या कहेंगे? देखिए, जो स्केल है वो वाइड स्प्रेड है, मिलियंस में लोग हैं जो कि मुतासिर हुए हैं। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है उसमें हमारी इदारों की वैसी एक रिस्पॉन्स सेंट्रिक अप्रोच बन गई हुई है, जिसके अंदर जब नुकसान हो जाता है हम उसके बाद देखते हैं, और इसी तरह रिस्पॉन्स में हम बहुत मेहनत कर भी लें तो जो जानी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है उसका ज़ाला नहीं हो सकता। हम बार बार अगर क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज हमें इसलिए नहीं मुतासर करता कि कोई ख़ास मेहरबानी है या हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा है। वी आर लीस्ट प्रिपेयर टू डील विद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, हमारी तैयारी नहीं है इससे डील करने की। तो बुनियादी तौर पे जो इसके रूट कॉजेज़ हैं उनको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि हम खाली रिस्पॉन्स के ऊपर अपनी सारी तवज्जो रखें। आप बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारी जो अप्रोच हमेशा फायर फाइटिंग की रहती है, पर मुझे आप एज एन एक्सपर्ट ये एक्सप्लेन करें, क्योंकि इस वक्त जो है रिवर वाटर फ्लड का इतना इशू नहीं है, रेन वाटर का फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की ज़्यादातर जो हो रही है। तो क्लाउड बर्स्ट की जो मॉनिटरिंग का हमारा क्या सिस्टम है, और क्या इसके अंदर कितना का पॉसिबल है इवन विद द बेस्ट ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट करना? आमिर साहब, थैंक यू, अपने इतने इंपॉर्टेंट सवाल इसमें पूछा है। देखें, मुझे मौका मिला एक वफाकी इदारे के अलर्ट्स देखने का, तो जिसमें एक नक्शा था और अंग्रेजी में उसकी ऐप पे एक नक्शा था और अंग्रेजी कुछ इबारत थी जिसमें लिखा था कि जी बंगाल और अरेबियन सी से मॉइस्चर एक लो प्रेशर सिस्टम में दाखिल हो रहा है और मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो सकती है। अब इस अलर्ट को जो कि अंग्रेजी में थी
क्या एक आम आदमी जो सैदो शरीफ या बनेर में रहता हो उसको देख के, इसको पढ़ के वो क्या अहमद साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस कर रहे हैं, विल कम बैक टू दिस पॉइंट, लेकिन यहाँ पे ब्रेकिंग है जिसकी वजह से हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी और फिर हम डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप डिस्कस कर रहे थे। आमिर साहब का सवाल ये था कि जो क्लाउड बर्स्ट है उसको, एक तो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम जो उसकी हेल्थ के ऊपर बात कीजिएगा, और दूसरा जो क्लाउड बर्स्ट है उसको प्रिडिक्ट करना किस हद तक पॉसिबल है, और अगर कर भी लिया जाए तो उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच आपके सवाल का। मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने एक अलर्ट देखा और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जी बंगाल से, अरेबियन सी से मॉइस्चर एक लो प्रेशर सिस्टम में आकर दाखिल हो रहा है और मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो सकती है। इस अलर्ट को, जो कि अंग्रेजी में था, इससे एक आम आदमी को तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती जो सैदो शरीफ या बनेर में रहता हो। वो उसको पढ़ के क्या समझेगा? क्या वो अपने खानदान को या अपने खानदान की जिंदगी को बचा सकता है? तो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट हमें चाहिए होती है, यानी लोगों को आप ये इतला दें कि आने वाले दिनों में क्या चीज़ है जो उन्हें मुतासर कर सकती है और उन्होंने उसके लिए क्या एहतियात करनी है। तो ये चीज़ मिसिंग है, खासतौर पे लोकल और कम्युनिटी लेवल पे, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहे हैं। वहाँ पे PMD के हिसाब से इतनी बारिश ही नहीं हुई कि सैलाब आ सके, इसलिए क्योंकि उस इलाकों में उन इलाकों में रेन गेजेस ही नहीं लगे हुए जहाँ पे ये सैलाब आया। सो बेसिकली हम ब्लाइंड हैं इस वक्त, और हम उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं जिसको हमने ऑब्जर्व या मेजर ही नहीं किया। तो एक ही अभी हमारी करंट बहुत बड़ी लिमिटेशन है, जो कि एक जनरली सॉल्व प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, लेकिन हमने इसके ऊपर कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए। जी राहिल, ये बताइए कि ये जो इसको डील करना है, ये कम्युनिटी इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट है, कुदरत के ऊपर ये डिपेंड करता है, मॉनिटरिंग सिस्टम, ज़रा इसको सम अप करें। थैंक यू साहब। आपकी लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा था कि नॉर्मली इसी सब्जेक्ट पे जब कोई फ्लड्स आते हैं और मतलब बारिशों की वजह से हमारे लोग इम्पैक्ट होते हैं तो हमें बात करनी पड़ती है। और जिस तरह से 2022 में सैलाब आया और कुछ ही अरसे पहले स्वात में जो एक सैलाब आया था जिसमें कीमती जान से लोग गए। अब इस हुकूमत के लिए और पर्टिकुलरली जो फ्रंट लाइन पे जो इदारे होते हैं, लाइन डिपार्टमेंट जो सरकार की होती हैं, जो कि ज़िलाई इंतज़ामिया जिसको संभालती हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी है कि वो कैसे फ्लड से अपने लोगों को जो इम्पैक्ट है उससे कैसे बचाएं। अब मसला हमें यहाँ पे नजर आता है, फ्लड्स इनके कंट्रोल में नहीं है। क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली के जो असरात हैं उसको हम रोक तो नहीं सकते इस रीजन में, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसको कम कैसे किया जाए, इस पे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और सबको सोचना चाहिए, इंक्लूडिंग जो आम लोग हैं कम्युनिटी से, उनको भी। और उसमें जो इम्पैक्ट है ये है कि उसको कम कैसे किया जाए, और जिसको हम कम नहीं कर सकते तो उससे फिर कैसे निपटा जाए। खासकर अगर हम बात करें शुमाली पाकिस्तान की, जिसमें खैबर पुख्तनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान है, ये हिमालय, कोहिंदुकश, काराकोरम, तिब्बतन प्लेटू, इसको थर्ड पोल कहा जाता है, यानी जो नॉर्थ एंड साउथ पोल के बाद ये वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, बर्फ है वहां पे। तो ऐसे एरिया में, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर UNDP की प्रोजेक्शंस हैं कि तकरीबन 7 मिलियन प्लस लोग वो गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा में वो एट रिस्क हैं, ये जो ग्लोफ से वो एट रिस्क हैं। और वहाँ पे तकरीबन 7,000 से ज्यादा जो ग्लेशियर्स हैं, और उसमें से तकरीबन 4,000 के करीब वो ऐसे हैं कि वहां पे ग्लेशियर लेक बन गए हैं मेल्टिंग की वजह से। राहिल खान, ये ग्लोव्स तो एक है कि जब ग्लेशियर जो है फटते हैं तो एक उसका सैलाब, ये मल्टीपल हमारा क्राइसिस है कि रेन वाटर फ्लैश फ्लड्स भी हैं, फिर क्लाउड बर्स्ट भी है, फिर जो है रिवर फ्लड भी उसके साथ, जिस तरह 2022 में मिक्सअप हो गया था, तो एक परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है। तो ये तो एक हकीकत है कि दुनिया का क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और हर साल न्यू नॉर्मल का जो है स्केल वो बढ़ता जाएगा,
तो ये कहना आसान होता है कि जी कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, मगर सवाल ये आता है कैसे। अच्छा जी, अभी जो खासकर आपने ऑलरेडी क्लाउड बर्स्ट की बात कर दी है, तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज एनडीएमए की तरफ से एक अलर्ट आया है जी कि शुमाली इलाका जात में क्लाउड जो ग्लोफ है उसका खतरा है। तो हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो गया वो तो हो गया, अब जो होने वाला है, और आपने खुद वार्निंग दी है, उसको उससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। और कैसे की बात जो है वो लास्ट टाइम में बात हो गई थी, अब दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि हमें क्लाइमेट चेंज के थ्रेट को एज अ सीरियस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे लेना चाहिए, और हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जिस तरह से हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, वो जिस तरह से किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट को लेती है, इसको इसी तरीके से एक सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर के हवाले से लें, और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर हमने इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया, हमने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं किए क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के, अगर हमने रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए कोई प्लानिंग नहीं की, तो फिर यही होता रहेगा जिस तरह से खासकर अनफॉर्चुनेटली जो बुनेर में हुआ, जो शांगला में हुआ, जो स्वात में हुआ। अब वो जो स्वात की पर्टिकुलर आपने अपने इनिशियल गुफ्तगू में बात भी की, ये ऐसे एरियाज हैं जो अर्बन, पर्टिकुलर मिंगौरा का जो एरिया है वो अर्बन सेंटर है, और वहां पे एवरी नाउ एंड देन ये होता रहा है। अब बुनीर का ये जिस तरह से है ना कि ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, ये हमारे सरकार को, हमारे अवाम को एवरी नाउ एंड देन ये सरप्राइज दे रही है। मैं चाहूँगा डॉक्टर अहमद गुल साहब कि ये एक आलमी हकीकत है अब, और दुनिया के हमने देखा यूरोप अमेरिका भी जब ये होते हैं क्राइसिस, तो उनके भी वसाइल कई दफ़ा वो उससे नबराजमा नहीं हो पाते, मगर उनके क्योंकि गवर्नमेंट्स जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो लोग उनको गिला नहीं करते, उनको ये अंदाज़ा होता है कि ये बियॉन्ड देयर कैपेसिटी है। हमारे जैसे मुल्कों के लिए जहाँ वसाइल की कमी है और गवर्नमेंटें कैपेसिटी के भी इश्यूज़ हैं, 1 2 3 गिवन सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि अभी डिस्कशन ये चल रही थी, बुनियादी तौर पे जिस तरह हमने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे क्यों नहीं होता, डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों नहीं होता, बुनियादी तौर पे क्लाइमेट और डिजास्टर्स इम्पैक्ट जो है वो पुअर गवर्नेंस और पेशगी इक़दाम ना होने की वजह से, इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। तो हमें सबसे पहले तो अपनी जो रिस्पॉन्स सेंट्रिक अप्रोच है उससे दूर हटना पड़ेगा। हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का निज़ाम है वो बहुत टॉप हैवी है, जिसकी ग्रास रूट लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे रसाई नहीं। तो वहाँ पे जो डिजास्टर्स होते हैं उसके लिए आपको असूलन लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम चाहिए, लोकल लेवल के ऊपर ऐसा एक सिस्टम जो कि लोकल लोगों को आंसरेबल हो, और वो उस लेवल पे लेट से उनके निकासी आपके मसाइल या उनके जो बंद बांधने हैं या उसकी रेगुलेशन करनी है, जोनेशन करनी है, इस तरह की एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि लोगों को यही नहीं पता होता कि हम इवैक्यूएट करके जाएं कहाँ। उनको उस इलाके में डिमार्केशन ही नहीं हुई हुई, जोनेशन ही नहीं हुई हुई कि सेफ इलाके कौन से हैं। तो लोकल लेवल पे तो लोग बेचारे इतने ब्लाइंड हैं इस वक्त कि उनको किसी किस्म की हमने लेट्स से इंफॉर्मेशन ही नहीं दी कि वो क्या कर सकते हैं। जिस की आप मिंगोरा की बात करें तो उस इलाके में तो हमें ही पता है कि इस तरह की इश्यूज होते हैं। तो वो जो इंक्रोचमेंट्स थी उसी स्ट्रीम के ऊपर, उनको हटाना किसका काम था? ठीक है, सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी डन प्रॉपरली, और उसमें लोकल गवर्नमेंट्स ग्लोबली दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हम जब तक उसको पाल नहीं करेंगे उस सिस्टम को, और लोकल लेवल पे जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए नहीं आएंगे, ना ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, ना ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। इट हैज टू बी डन एट अ लोकल लेवल, और इसको रियलाइज करने के लिए हमारा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया भर में, जिस डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कम्युनिटीज़ और लोकल लेवल, हमारे यहाँ लोकल बॉडीज गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट तकरीबन सारे ही सूबों में, या तो वो है नहीं है या गैर फ़ाल है या उनको वसाइल नहीं दिए जाते। जब एक टीयर ही आपका या मिसिंग हो या गैर फ़ाल हो तो फिर क्या करें? सर, इसमें बुनियादी बात यह है कि ये जितना भी इनिशियली रिस्पांस दिया, पर्टिकुलरली मैं बुनीर की बात करूंगा कि अनफॉर्चुनेटली वहां पे बहुत से लोग जान से गए, तो वो लोकल कम्युनिटी ही ने रिस्पांस किया, और लेफ्ट राइट यानी जो पर्टिकुलर एरिया था जहां पे ये सैलाब आया,
तो बाकी लोगों ने, दूसरे जिलों से और मकामी लोगों ने आके इनिशियल रिस्पांस किया। एक और आपके साथ ये शेयर करता रहूं कि वहां से लोकल जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे कि लोगों को की लाशें निकालें, जब सैलाब गुजर गया लोगों की लाशें जो थी वो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे थी, तो उनको निकालने के लिए वो हथौड़े इस्तेमाल कर रहे थे। ये आप इमेजिन करें। इतिहास को समझने की हम सबको जरूरत है कि क्या वहां पे पर्टिकुलरली अगर किसी घर के 10 बंदे गए हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं वो सैलाब में बह गए हैं, उनको पता है डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसको निकालना है और वो निकाल नहीं सकते, तो ये सिचुएशन है। आप ये कह रहे हैं, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि जिस तरह सिविल डिफेंस होती है तो सिविल रिस्पांस ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है कि जब इस तरह के लोकल हमेशा कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में कम्युनिटी फीलिंग ज़्यादा होती है, मगर वहाँ अगर उनकी ट्रेनिंग भी हो और कोई गाइड करने वाले भी हों तो रिस्पांस बेहतर हो जाता है। यही कह रहे हैं आप? बात इससे थोड़ी सी और बात करना चाहता हूं कि लोग, ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेनिंग नहीं है, विल है, लोग अपने तरीके से लगे हुए हैं, अगर उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, अगर सपोज 10 टन का एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको कैसे, वो बगैर मशीनरी के तो नहीं हो सकता, उसके लिए बड़ी मशीन चाहिए, उसके लिए एक्सकेवेटर चाहिए, उसके लिए शायद और बड़ा इक्विपमेंट चाहिए कि वो उसके नीचे या घरों के अंदर अब भी पत्थर पड़े हुए हैं। तो उसके लिए डॉक्टर साहब राहील ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स लोगों की ट्रेनिंग या वहाँ पे लोकल लेवल पे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो, स्टाफ हो जिनको ट्रेनिंग भी हो और उसका लिए जो बेसिक इक्विपमेंट है वो तहसील और यूनियन काउंसिल लेवल पे अगर मौजूद हो, ख़ास तौर पे सेंसिटिव एरियाज़ का। मगर अभी एक क्वेश्चन आ रहा था कि बुनेर वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ द सेंसिटिव एरियाज, क्योंकि वहाँ माजी में नहीं था। क्लाउड बर्स्ट की प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो उस तरह की, वो जो पहले हमारा ट्रेडिशन मॉडल था कि जी ये हसास खिते हैं, वो अब नहीं, नए एंगल से देखना होगा। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक चीज़ तो ये आपने बताई कि कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ उन्हें डेवलपमेंट करनी है और उनकी लोकल लेवल पे, जैसा मैं कह रहा था कि लोकल गवर्नमेंट होगी तो फिर ये काम हो सकता है अच्छे तरीके से, और दुनिया भर में ऐसे ही होता है। लेकिन एक और मसला जो आप बता रहे हैं कि आपने कहा कि बुनेर में पहले ऐसा नहीं था। हमारे पास क्या, जिस जगह पे से ये सैलाब जनरेट हुआ है, जिस तरह मिंगोरा के अंदर जो सैयद शरीफ साइड से जो स्ट्रीम आ रही थी, नाला आ रहा था, उसकी कैचमेंट में हमारे पास कोई रेन गेज ही नहीं है। तो हमारे पास जब तक हम अपने, कहते हैं ना, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए और हमें साइंस की बेस के ऊपर हमें इनकी कुदरती आफात के लिए डोनेशन करनी है, प्लानिंग करनी है, उसको अगर हम हमारी हुकूमत जो है उसको सीरियस ले, उस इलाके के अंदर गेजिंग करेगा तो उसको पता लगेगा, मेजर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे बारिश इतनी हुई है इस दफा, और खुदा ना खास्ता इतनी बारिश अगर फ्यूचर में होगी तो कितना नुकसान होगा, आपको कुछ पता लगेगा। अगर आप मेजर ही नहीं करेंगे, आपके बुनेर में कितने रेन गेजेस लगे हुए हैं, ये मिंगोरा की कैचमेंट में दोनों साइडों पे, सवात रिवर की दोनों साइडों पे कितने रेन गेजेस लगे हुए हैं, या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फेडरल एजेंसीज। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब तक आप एविडेंस या उसको डेटा को कलेक्ट ही नहीं करेंगे तो उसके ऊपर प्लानिंग कैसे कर सकेंगे आप? ठीक है, वो एक मिसिंग लिंक है। तो हमें पहले तो उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। अगर आप ये क्वालिटेटिव वार्निंग देते रहेंगे लोगों को कि जी मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल का इम्कान है, और उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसका हमारे लिए क्या इम्पैक्ट है, हमारे घरों में सैलाब आएगा या नहीं आएगा, तो हाउ विल पीपल प्रिपेयर देमसेल्व्स? उनको पता कैसे चलेगा हमने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और हमने क्या एक्शन लेना है? तो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट एनेबल करें। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल हमारा वक्त खत्म हो गया है, मगर मुझे जो समझ आई है कि इसके अंदर तमाम ही वफाकी हुकूमत, सूबे की हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट और लोकल इदारे, कम्युनिटीज़, उन सबको मिल के ये करना पड़ेगा। और उसके साथ जो है कम्युनिटी लेवल पे ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की बड़ी ज़रूरत है, और ये एक जारी सिलसिला है आने वाले अभी दिनों में और हफ्तों में। ये अभी टला नहीं है, ये अभी वेव चल रही है, तो मैक्सिमम लोग उसके मुतल्लिक मोहतात रहें।
जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राहिल खान और डॉक्टर अहमद गुल ये दोनों इस डिस्कशन का पार्ट थे। और आमिर साहब, वही बात है कि राइट अवेयरनेस एंड राइट रेडीनेस ये जो है वो इस वक्त सिचुएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम स्विच करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। इस वक्त मुलाकात हो रही है ट्रंप की और यूक्रेनी सदर की, ज़ेलेंस्की की, वाशिंगटन में। उसकी जो कुछ हमारे सामने कुछ हाईलाइट्स आई हैं वो ये आई है कि एक तो ट्रंप ने हल्के फुल्के माहौल में गालिबन ये मुलाकात हुई है और तारीफ़ की है उनके कपड़ों वगैरह की। इसके अलावा ये कहा है ट्रंप ने कि रूसी सदर जो हैं वो गालिबन इस जंग को रुकवाने के लिए आमादा हैं और उन्होंने एक उम्मीद का इजहार किया है। इसके अलावा एक बार फिर ट्रंप ने जिक्र किया एक बार इंडिया पाकिस्तान जंग रुकवाने का। उन्होंने कहा जी कि पूरी दुनिया को पता है कि एक बड़ी जंग रुकवा दी, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जंग जो है बाइडेन की लगाई हुई है, ये मैंने नहीं लगाई है। ये अभी इस वक्त क्योंकि अभी बिल्कुल खबरें आ रही हैं, तो जो महदूद इंफॉर्मेशन मुझे जो आपने दी है इस वक्त वो क्लियरली यही नज़र आ रहा था। एक तो दो तीन चीज़ें वाज़े नज़र आ रही हैं। एक ये कि जिस तरह ज़ेलेंस्की साहब की पिछली दफ़ा ट्रंप साहब ने वाइट हाउस में बुला के जो उनकी बेइज्जती की गई थी, इस दफ़ा वो उनको ज़रा इज़्ज़त के साथ जो है बैलेंस आउट पेश किया जा रहा है। दूसरा इस वक्त जो इशू था, जो अर्लियर टिकर्स मैं देख रहा हूँ कि ट्रंप साहब का ये कहना था कि मैं वक्ती तौर पे सीज़ फायर, जो कि ज़ेलेंस्की ये कह रहे थे कि पहले सीज़ फायर का है, जिसके अंदर ट्रंप जो प्रेसिडेंट ट्रंप की और जो पुतिन की जो मुलाकात का जो मैसेज आया था कि वो उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे सीज़ फायर नहीं है। अभी ये भी ये कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म पीस के लिए किया जाएगा। पीस के लिए जो इस वक्त जहाँ पे ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात है उसका नतीजा ये निकला कि बड़े बड़े कोई नेक्स्ट वो उसका वो नहीं किया गया, और क्लियरली नज़र आया कि पहले क्योंकि ये डिसाइड नहीं किया गया था, वरना समिट मीटिंग्स के अंदर ये पहले ही डिसाइडेड होता है, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनका ये कहना कि नेटो वो चाह रहे हैं कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो उस पर खड़े हुए हैं। एक कि जो एरियाज़ जिन पे वो कब्ज़ा कर चुके हुए हैं, हेयर एंड देयर छोटा गिव एंड टेक हो सकता है, मगर वो क्रीमिया तो बिल्कुल भी नहीं, और बाकी डॉनबेस्ट और डॉनबास का जो इलाका है वो उसको वो नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा ये कि उनको एश्योरेंसेस उनको ये चाहिए कि जो यूक्रेन है वो नेटो में शमूलियत नहीं इख्तियार करेगा, जबकि ज़ेलेंस्की की इस मीटिंग के साथ यूरोपियंस भी साथ थे। वो चाह रहे थे कि अगर कोई इंश्योरेंस मिल जाए इसके लिए आमादगी तो हो सकती है कि अगर ऐसा पे यूक्रेन मान जाता है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए अगर नेटो का हिस्सा वो नहीं भी बनते तो अमेरिका कोई गारंटी दे सके कि रूस उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, और उनके ऊपर हमला जैसा कि नेटो के एग्रीमेंट के अंदर ये शामिल है कि एक के ऊपर हमला सब के ऊपर हमला समझा जाएगा, को इस तरह की इंश्योरेंस दे। तो मैं समझता हूँ ये अभी एक मुलाकात हुई है, ये ऑन गोइंग है। अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो ब्रेक थ्रू समझा जा रहा था कि कोई हल निकल आएगा, अभी और मुलाकातें होंगी, और अभी फौरी तौर पे इसका हल नज़र नहीं आता, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के अंदर कोई जब इस तरह हल पे डिसाइड हो जाता है तो फिर अगला टाइम फ्रेम भी आता है कि नेक्स्ट मीटिंग हमारे इतने अरसे बाद होगी, कहाँ होगी, ये अभी तय नहीं हुआ। मगर फ़िलहाल जो है जो प्रेसिडेंट पुतिन की जो टर्म्स हैं उसके लिए ट्रंप जो हैं राह हमवार करते नज़र आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यूरोपियन एलाइज को भी कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल ये एक ऑन गोइंग है। हाँ, इसके लिए जो एक और आपने दी कि आज मेरा ख्याल ये 41वीं दफ़ा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये जिक्र कर रहे हैं। आज उनकी ट्वीट भी आई कि उन्होंने 6 दुनिया के अंदर जंगें ख़त्म की और सबसे अहम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। पाकिस्तान ने उनको क्रेडिट, हम हमेशा कहते हैं कि जी बहुत अच्छी बात है कि आपने ये ख़त्म करवाया, और हमारा मानना ये ज़रूर है कि इंडिया इसलिए माना क्योंकि वो हार रहा था जंग, और ये उनकी माँ पे ये हुआ
उन्होंने ही शायद अमेरिकन को अप्रोच किया। ये खबर तफसील इसकी किसी ना किसी दिन आ जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप को जिस तरीके से प्रवोक कर रहे हैं इंडियंस, वो डिटेल्स भी बता देंगे। तो ये अभी इंडिया के लिए ये जो उम्मीद लगाई हुई थी इंडिया ने कि ट्रंप और इनकी पुतिन की कोई अच्छा एग्रीमेंट हो जाएगा, तो इंडिया पे जो प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि आप रूस से असलहा और तेल ना लें, तो शायद उसके अंदर कमी आए। फिलहाल नियर टर्म के अंदर ऐसा होता नहीं नजर आता। बहरहाल आमिर साहब, आने वाले दिनों में जाहिर डिस्कस करते रहेंगे ये जो आज की मुलाकात हुई ट्रंप की और ज़ेलेंस्की की, इससे पहले जो ट्रंप की पुतिन की मुलाकात हुई, ये सिचुएशन जाहिर अभी डेवलप हो रही है और फिर ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी इंडिया के मामलात को, इसको डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। हमारे साथ रहिए।